का करंट अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन अपने नेटवर्क में एलिमेंट्स होते हैं, तो नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स नेटवर्क के अंदर अपन यूज में लेते हैं। तो ये मेनली जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं इनके अपन डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जो सर्किट एलिमेंट्स है दोस्तों मेनली तीन पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, जिसमें अपन देखेंगे कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं या नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद अपन बाईलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स की बात करेंगे। और थर्ड कैटेगरी इसके अंदर है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, इनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो नाम से ही पता लग रहा है लीनियर और इसका ये नॉन लीनियर। तो यदि सिंपल सा यदि मैं कहूँ लीनियर एलिमेंट वह एलिमेंट होंगे जिनमें लीनियरली रिलेशन होगा। यदि मैं एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स या इनपुट और आउटपुट की बात करूँ तो ऐसा, या मैं इसको नेटवर्क कहूँ तो ऐसा नेटवर्क जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन मुझे लीनियर रिलेशन यदि प्राप्त हो तो वो नेटवर्क आपके लीनियर नेटवर्क कहलाते हैं। और यदि मुझे लीनियर रिलेशन मुझे नहीं मिल रहा है किसी भी नेटवर्क के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो मैं उसे नॉन लीनियर एलिमेंट कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, तो लीनियर नेटवर्क में उस नेटवर्क को कहता हूँ जो सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करता हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों को जो सेटिस्फाई करता हो या फॉलो करता हो उस नेटवर्क को मैं लीनियर नेटवर्क कहूँगा। तो क्या होते हैं दोस्तों सुपरपोजिशन? क्या होता है सुपरपोजिशन? थ्योरम्स अपन आगे पढ़ेंगे। थ्योरम्स जब अपन स्टार्ट करेंगे उसमें अपन सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुपरपोजिशन मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा उसका आइडिया दूंगा, बाकी डिटेल में अपन इसको थ्योरम्स जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और होमोजेनिटी ये क्या दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मुझे एक नेटवर्क दिया है, ठीक है, जिसका xt मैंने एक इनपुट लिया है, xt इनपुट है सपोज करो, और yt इस नेटवर्क का क्या है, आउटपुट है। एक इनपुट एक आउटपुट, xt मैंने इनपुट लिया है और आपका yt आउटपुट है। तो ये नेटवर्क कब एक लीनियर नेटवर्क कहलाएगा या ये कब एक नॉन लीनियर नेटवर्क होगा, इसका मुझे पता करना है। तो यदि ये नेटवर्क सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यदि फॉलो कर रहा है, उन दोनों प्रिंसिपल को यदि फॉलो कर रहा है, तो ये एक लीनियर नेटवर्क होगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या है और होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो यदि मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात करता हूँ, इसके अंदर होमोजेनिटी प्रिंसिपल यदि मैं बात करूँ तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है दोस्तों कि यदि मैंने xt इनपुट देने पे मेरे को आउटपुट क्या मिला है दोस्तों, yt आउटपुट मुझे मिल रहा है। xt इनपुट देने पे आउटपुट मिल रहा है मुझे yt। यदि मैं इसको किसी एक कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इनपुट को किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट, सपोज करो मैंने इसको a से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, मैंने a से इनपुट को मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिले, तो यदि मुझे आउटपुट भी उसी कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके मिले तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है यदि मैं किसी टर्म को या इनपुट को मैं किसी टर्म या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो a से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं और मुझे आउटपुट में भी वही, मुझे उतने ही टाइम्स आउटपुट भी आपका इंक्रीज हो या डिक्रीज हो जितने टाइम से आपने इनपुट को इंक्रीज किया है, तो यदि आउटपुट में भी वह कांस्टेंट आपका साथ में आए तो ये आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यदि इसी तरह यदि मैं b से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यदि इनपुट को, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिले, यदि b yt मुझे आउटपुट यहाँ पे प्राप्त हो, b से मैंने इनपुट को मल्टीप्लाई किया था और आउटपुट भी मुझे क्या मिला है, b से मल्टीप्लाई होकर यदि मुझे मिला है, तो ये जो नेटवर्क होगा ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो करेगा। तो ये हुआ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, यदि आपका ये नेटवर्क सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करे तो उसकी क्या कंडीशन आएगी दोस्तों। तो सुपरपोजिशन कंडीशन का मतलब है दोस्तों कि यदि मैंने सपोज करो x1 आपने इनपुट दिया, x1 इनपुट पे यदि इसका आउटपुट मुझे मिल रहा है y1, x1 इनपुट पे यदि मुझे इस नेटवर्क का आउटपुट मुझे प्राप्त हो रहा है, y1 मुझे आउटपुट मिल रहा है, और यदि मैंने कोई दूसरा अलग एक इनपुट दिया,
सपोज करो मैंने x2 इनपुट दिया, मैंने कोई अलग इनपुट दिया और आउटपुट भी मुझे क्या मिला, कुछ अलग आउटपुट मिला। सपोज करो x2 इनपुट पे मुझे आउटपुट कुछ y2 प्राप्त हुआ, दो अलग अलग इनपुट पे मुझे दो अलग अलग आउटपुट मिले। तो यदि मैं इन दोनों इनपुट को एक साथ अप्लाई करूं, सपोज करो x1 इनपुट पे आउटपुट मिला आपको y1, x2 इनपुट पे आपको आउटपुट मिला y2। तो यदि मैं इस नेटवर्क, उसी नेटवर्क को इन दोनों अलग अलग इनपुट को एक साथ सुपर इम्पोज करूं, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, मैं इन दोनों अलग अलग इनपुट को एक साथ उस नेटवर्क पे सुपर इम्पोज करूं। तो सपोज करो मैंने नेटवर्क को अप्लाई किया x1t प्लस x2t मैंने अप्लाई किया, और यदि मुझे आउटपुट भी क्या मिल जाए, जो x1 का आउटपुट था y1 और x2 का आउटपुट था y2, तो यदि मुझे आउटपुट भी सुपर इम्पोज होके मिले, मैंने क्या किया है थर्ड केस के अंदर, फर्स्ट केस था ये सेकंड केस था, थर्ड केस के अंदर मैंने दोनों इनपुट को मैंने ऐड करके सुपर इम्पोज किया है, नेटवर्क को मैंने दिया है। तो यदि आउटपुट में भी सेम रिजल्ट आपको मिले, सेम रिजल्ट मतलब यदि आपने प्लस किया है दोनों को, तो आउटपुट में भी आपको दोनों आउटपुट जो हैं वो प्लस हो गए यदि आपको प्राप्त हो गए, तो ये जो नेटवर्क होगा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये जरूरी नहीं है आप प्लस करो, आप इसको माइनस भी कर सकते हो। ये तो आउटपुट भी क्या आपको यदि डिफरेंस होके मिले, यदि आप x1 माइनस x2 एक साथ दे रहे हो किसी नेटवर्क को, और यदि आपको आउटपुट में y1 माइनस y2 यदि आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये जो नेटवर्क होगा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो यदि मैं अब एक साथ दोनों को कहूँ कि ऐसा नेटवर्क जो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करे, तो उस नेटवर्क को मैं एक लीनियर नेटवर्क कहूँगा। इस तरह का जो नेटवर्क होगा, इस तरह का कोई सिस्टम होगा, वो एक लीनियर सिस्टम होगा। या मैं कहूँ कि ऐसे एलिमेंट जिनमें ये दोनों प्रिंसिपल लगते हों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों लगते हों, तो उन एलिमेंट्स को मैं लीनियर एलिमेंट्स कहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने समझा कि कब कोई नेटवर्क आपका लीनियर कहलाएगा। तो ये एक मैंने नेटवर्क लिया था, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल थी आपकी, ए से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट भी आपको ए से मल्टीप्लाई होकर मिले, और सुपरपोजिशन मैंने लगाया कि मेरे को x1 पे y1 मिल रहा था, x2 पे y2 मिल रहा था, मैंने दोनों को सुपर इम्पोज किया x1 प्लस x2 पे। यदि आपको आउटपुट y1 प्लस y2 मिलता है तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और यदि इन दोनों को कंबाइंड में मैं कहूँ, यदि इन दोनों को मैं कंबाइंड में कहूँ तो आपको आप कह सकते हो यदि कंबाइंड में कि ए नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, ये सुपरपोजिशन अपन ने देखा था प्रिंसिपल, तो मैं कह सकता हूँ सो ए नेटवर्क विल बी लीनियर इफ इट फॉलोस बोथ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट इज, यहाँ देखिए, यदि मैं इन दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करूँ, एक साथ अप्लाई करूँ, यदि मैं दोनों प्रिंसिपल को एक साथ अप्लाई करता हूँ, तो सपोज करो आपने इनपुट को ए से मल्टीप्लाई किया था, आउटपुट भी ए से मल्टीप्लाई हो गया आया, x2 को b से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट भी b से मल्टीप्लाई हो गया आया। और यदि ये दोनों मैंने एक साथ इनपुट अप्लाई कर दिए, दोनों एक साथ अप्लाई कर दिए, तो आउटपुट भी यदि दोनों एक साथ आपको ऐड होके मिले, आपने दोनों इनपुट एक साथ सुपर इम्पोज किए किसी नेटवर्क पे, और आउटपुट भी आपको उसी तरह आपको मिल रहा है, ये जरूर नहीं है प्लस हो, ये माइनस भी आपका हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा वो आपका लीनियर नेटवर्क कहलाएगा, या इस तरह का जो एलिमेंट होंगे वो लीनियर एलिमेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सपोज करता हूँ कि आपको लीनियर नेटवर्क के बारे में समझ में आया होगा। तो लीनियर ऑपरेशन कौन कौन से हैं दोस्तों, लीनियर ऑपरेशन कौन कौन से हैं, मैं ऑपरेशन या किसी नेटवर्क में यदि कौन कौन से ऑपरेशन में लगाऊं कि जो लीनियरली होंगे, जिनका रिलेशन मुझे मिलेगा वो लीनियरली होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो लीनियर ऑपरेशन होते हैं। देखिए दोस्तों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपके लीनियर ऑपरेशंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप दो इनपुट दे रहे हैं किसी भी नेटवर्क को, और उन दोनों इनपुट में आप यदि एडिशन कर रहे हैं, या आपका जो नेटवर्क है उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो आपका सब्ट्रैक्शन कर रहा है, या आपका कोई डिफरेंशिएशन वहाँ पे हो रहा है, या इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो आपके लीनियर ऑपरेशंस कहलाएंगे। मतलब ये लीनियरिटी को फॉलो करेंगे, लीनियर रिलेशन को ये फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये हुए आपके लीनियर ऑपरेशन। यदि मैं नॉन लीनियर ऑपरेशंस की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये आपके नॉन लीनियर ऑपरेशन होते हैं दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हैं ये आपके नॉन लीनियर फंक्शंस हैं, ये आपके नॉन लीनियर आपके फंक्शंस हैं। ये यदि ऑपरेशन यदि किसी नेटवर्क में अप्लाई हैं तो वो जो नेटवर्क होगा वो आपका नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलें कि नॉन लीनियर जो नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन से शेप, यदि मैं ग्राफिकल शेप की बात करूं तो कौन कौन से आपके नेटवर्क हैं जो नॉन लीनियर नेटवर्क की श्रेणी में आएंगे। देखिए दोस्तों, स्क्वायर यदि हो रहा है आपका, ठीक है, स्क्वायर जो है वो एक नॉन लीनियर एलिमेंट है। यदि मैं बात करूं आपका एक्स टी आपका इनपुट था, ठीक है, एक्स टी पे आपको वाई टी आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझिए, थोड़ा ध्यान से समझना, स्क्वायर के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपने एक्स स्क्वायर अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर टी अप्लाई किया और आउटपुट आपको मिल रहा था एक्स वन स्क्वायर आपने किया, आउटपुट आपको मिल रहा है वाई वन टी। ठीक है दोस्तों, यदि आपने एक्स टू स्क्वायर किया अप्लाई तो यदि आपको आउटपुट मिला कुछ अलग, वाई टू टी आउटपुट मिला, आपने स्क्वायर अप्लाई किया है। अब यदि दोस्तों बताइए, यदि मैं इसको सुपर इम्पोज करूँ, इन दोनों को एक साथ में सुपर इम्पोज करूँ, एक्स वन स्क्वायर टी प्लस वाई वन स्क्वायर टी, मैं दोनों को सुपर इम्पोज करूँ तो मुझे यदि आउटपुट मिलता है वाई थ्री टी, मुझे आउटपुट मिला, तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि वाई थ्री टी जो है आपका वाई थ्री टी ये सुपर इम्पोज होके यदि आपको मिलता वाई वन टी प्लस वाई टू टी, तो क्या ये एक लीनियर नेटवर्क है? बताइए दोस्तों, क्या ये लीनियर नेटवर्क है? नहीं, ये लीनियर नेटवर्क नहीं है। क्यों नहीं है ये लीनियर नेटवर्क? क्योंकि यदि मैं वाई थ्री टी की बात करूं जो कि दोनों का सुपर इम्पोज मुझे मिलना चाहिए था, तो यहाँ जो एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी दोनों को मैं एक साथ यदि करता तो इसका दोस्तों क्या होता है, यहाँ स्क्वायर होता और स्क्वायर होता, तो ये मुझे क्या मिलता, एक्स वन स्क्वायर टी प्लस एक्स टू स्क्वायर टी प्लस टू एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। ये टर्म मुझे एक्स्ट्रा मिली दोस्तों, यहाँ पे ये टर्म आ जाने के कारण ये दोनों आपके सेटिस्फाई नहीं हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर वाली जो रिलेशंस हैं वो आपके लीनियर रिलेशंस नहीं हैं। ये आपके नेटवर्क को नॉन लीनियर नेटवर्क बना देगी, जो आपका जो नेटवर्क है वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया था मैंने इसमें, देखिए, मैंने y1 x1 इनपुट पे स्क्वायर किया तो मुझे y1 मिला था, मैंने x2 का स्क्वायर किया मुझे y2 आउटपुट मिला था। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यदि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता, यदि यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता, तो मैं यदि इनका एक साथ ऐड करके और स्क्वायर फंक्शन लगाता, x1 प्लस x2 का स्क्वायर, मतलब दोनों मैंने पहले सुपर इम्पोज किए और फिर मेरा फंक्शन स्क्वायर फंक्शन था, मैंने स्क्वायर फंक्शन लगाया तो मुझे ये मिल रहा था, तो मुझे ये मिल रहा था। जबकि सुपरपोजिशन कब एप्लीकेबल होता है, जब मुझे क्या मिलता, जब मुझे ये मिलता y3t की वैल्यू यदि आपकी ये मिलती, y3t की वैल्यू यदि आपकी ये आपको प्राप्त होती, y3t आपको x1 स्क्वायर टी प्लस y1 स्क्वायर टी, x1 स्क्वायर टी प्लस और ये x2 है x2 स्क्वायर टी यदि आपको प्राप्त होता, लेकिन ये नहीं मिला मुझे, इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म और आई है, ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आपको और प्राप्त हुई है। तो ये एक सिस्टम जो है ये एक लीनियर सिस्टम नहीं होगा, ये नॉन लीनियर सिस्टम होगा। तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन से सिस्टम्स है या कौन कौन से नेटवर्क है जो कि नॉन लीनियर नेटवर्क होंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर हो गया, टिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, जो भी साइन थीटा कॉस थीटा या जो भी आपके टिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशंस के अंदर यदि आपका कोई इनपुट की टर्म आ रही है और उससे आपको कोई आउटपुट यदि प्राप्त हो रहा है, तो ये जो भी फंक्शंस होंगे ये नॉन लीनियर फंक्शंस आपके होंगे। एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाले जो फंक्शंस हैं ये नॉन लीनियर फंक्शन होंगे। लॉगरिथमिक जो भी फंक्शंस हैं ये आपके नॉन लीनियर फंक्शन होंगे। और जो मोड आपका है, मोड की यदि मैं बात करूं तो जो मोड ऑपरेशंस है ये भी आपके नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। ये भी जो फंक्शन होगा ये नॉन लीनियर फंक्शन होगा, मतलब ये सिस्टम को एक नॉन लीनियर नेटवर्क बनाएगा। तो ये आपके एग्जांपल्स है नॉन लीनियर नेटवर्क के, स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड मॉड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। एक एग्जांपल आपको दिया है दोस्तों, मुझे समझना है कि ये सिस्टम ये क्या है। यदि आपको एक इस तरह आउटपुट एक दिया है y t और इसका ये एक फंक्शन है और x t है आपका इनपुट,
एक्स टी आपका इनपुट है, बाई टी आपका आउटपुट है, और आपको जो जो नेटवर्क या सिस्टम जो है उसके ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं क्या ये जो सिस्टम है या ये नेटवर्क है क्या ये लीनियर है। आइए चेक करें। मैंने पढ़ा था ये लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर के मैंने ऑपरेशन पढ़े थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये चारों क्या थे दोस्तों, ये चारों लीनियर ऑपरेशन से। तो आइए, मुझे पता है लेकिन मैं देखो चेक करता हूँ क्या ये आपका होगा। सपोज करो मेरा इनपुट x1 है, x1t इनपुट है, ठीक है। तो जो आप जैसे ही ये सिस्टम को x1t अप्लाई करोगे तो जो आपका y1t आएगा वो किसके बराबर होगा, dx1t अपॉन dt है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनपुट x2t अप्लाई कर रहे हो कोई अलग, तो जो आपका y2t है वो क्या आएगा, यदि ये फंक्शन है, यदि ये आपका सिस्टम में ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो आपका y2t पे क्या आएगा, dx2t अपॉन dt के बराबर ये आएगा। यदि आप कोई तीसरा x3t आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो y3t आएगा वो यदि आया आपका d अपॉन dt x1t प्लस x2t, आपने सुपर इम्पोज कर दिया। x3t इस तरह दिया है कि इसके अंदर आपका दोनों का एडिशन आ जाए, x1t प्लस x2t। आपने जो थर्ड इनपुट दिया है वो इस तरह दिया है कि फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इनपुट, तो मैं इनको एक साथ दोनों मैंने सुपर इम्पोज कर दिए। तो यदि मैं एक साथ सुपर इम्पोज दोनों को करूं तो जो फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो d अपॉन dt फंक्शन अप्लाई हो रहा है। और यदि मैं इसको ओपन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों, dx1t अपॉन dt प्लस dx2t अपॉन dt का डिफ्रेंशिएशन मुझे हो जाता है, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। a प्लस b का यदि मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरे पास क्या आया दोस्तों, y3t क्या आया मेरे पास, दिस इज y1t एंड दिस इज y2t, ये रहे दोनों। ये y1t था dx1 अपॉन dt, तो dx1 अपॉन dt की जगह मैंने y1 लिखा, y2 था dx2 अपॉन dt, dx2 अपॉन dt की जगह मैंने y2 लिखा। तो आपको क्या मिला, आपने इनपुट क्या अप्लाई किया था, थर्ड टाइम में जो इनपुट दिया था वो आपने दिया था x1t प्लस x2t, दोनों को सुपर इम्पोज आपने किया था, और आउटपुट भी आपको कैसा मिल रहा है, सुपर इम्पोज्ड आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है। तो y3t आपको मिल रहा है दोस्तों y1t प्लस y2t आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है y3t। तो मैंने देखा कि यदि मैं डिफरेंशिएशन फंक्शन की बात करूं तो वो एक लीनियर फंक्शन आपका होगा। लीनियर एक आपका इस तरह जो नेटवर्क है, इस तरह जो सिस्टम बनेगा वो एक लीनियर सिस्टम होगा यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला है। तो मैंने देखा मुझे सुपर इम्पोज आउटपुट मुझे मिल रहा है, y3t जो मिला मुझे वो y1 प्लस y2t के इक्वल यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है ये आपका लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। चल, ये एक आपको बताना है दोस्तों कि ये आपको एक नेटवर्क दिया है, ये नेटवर्क आपको जो दिया है एक नेटवर्क, ये क्या है, ये लीनियर है या ये नॉन लीनियर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इलेक्ट्रिकल में किस तरह ये देखूंगा। सपोज करो VT आपका एक आपको दे रखा है, VT आपको एक AC सोर्स दे रखा है वोल्टेज का, और IT करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ई यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कोई DC सोर्स है। ई यहाँ पे कोई एक DC सोर्स दोस्तों लिया हुआ है, ई यहाँ पे कोई DC सोर्स लिया हुआ है जो कि कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है। इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है मतलब उसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक है। और ये आपको एक R रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज करो दोस्तों यहाँ पे IT को मैं एक आउटपुट मानूं और VT को मैं एक इनपुट की तरह यदि यहाँ ट्रीट करूँ। सपोज करो ये आपका इनपुट है और आपको जो मिल रहा है आउटपुट में वो आपका करंट है। तो ये नेटवर्क कैसा होगा, तो मैं सबसे पहले इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन यदि बनाऊँ यहाँ पे, तो क्या मेरे पास क्या रिलेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में बनेगी। देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ से IT की वैल्यू प्राप्त करूँगा तो मुझे यहाँ प्राप्त होगा दोस्तों, IT की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी VT माइनस E डिवाइड बाय R। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसमें करंट की वैल्यू निकालूँ तो ये प्लस टर्मिनल प्लस से कनेक्ट है, तो माइनस होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा VT माइनस E अपॉन R। तो ये आपका ये फंक्शन हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ आपका फंक्शन, जब VT आपने इनपुट लिया है और आपने आउटपुट क्या लिया है दोस्तों, आउटपुट आपने लिया है करंट को आपने आउटपुट की तरफ माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे क्या रिलेशन मुझे प्राप्त होगा।
तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, सपोज करो मैंने इनपुट मैंने V1T लिया, मैं इनपुट V1T दे रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है दोस्तों, मुझे I1T क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे I1 देगा V1T माइनस E डिवाइड बाई R, E और R दोनों कॉन्स्टेंट है, तो ये मुझे आउटपुट मिलेगा। सपोज करो मैं कोई इनपुट यहाँ दे रहा हूँ, V2T इनपुट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो आउटपुट आएगा I2T वो किसके बराबर आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका V2T माइनस E डिवाइड बाई R, इसके बराबर मुझे आउटपुट मिलेगा। ये दोनों आउटपुट मुझे मिलेंगे, इनपुट V1 पे मुझे I1 मिल रहा है, V2T पे मुझे I2T आउटपुट मुझे प्राप्त हो रहा है। अब यदि दोस्तों मैं कोई V3 इनपुट दूं, मैं V3 इनपुट दूं और V3 इनपुट में इस तरह दे रहा हूं, V3 इनपुट में इस तरह दे रहा हूं कि दोनों सुपर इम्पोज हो जाएं, तो मैं V3T की जगह में ले रहा हूँ V1T प्लस P2T। यदि मैं अप्लाई करूँ V1T और V2T को एक साथ, यदि मैं अप्लाई करूँ इन दोनों को, और यदि ये वैल्यू मुझे आउटपुट में भी सुपर इम्पोज होकर मिले, तो मैं कह दूंगा कि ये एक लीनियर होगा। यदि ऐसा नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगा ये नॉन लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं V3 अप्लाई करूँ तो V3T पे जो आपको आउटपुट आएगा, तो जो आपको इस I3 जो मिलेगा दोस्तों, I3T वो क्या मिलेगा, देखिए I1 पे ये मिला था, I2 पे ये मिला था, I3T पे आपको क्या मिलेगा, V1T प्लस V2T, ये इनपुट वाला पार्ट है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा माइनस E डिवाइड बाई R, जैसे इक्वेशन नंबर यदि मैं 1 कहूँ इसको, ये मुझे आउटपुट मिला। यदि मैं इनपुट को सुपर इम्पोज करके अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो थर्ड केस में मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे ये मिलेगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या आउटपुट भी सुपर इम्पोज हुआ है। देखिए मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आउटपुट भी सुपर इम्पोज हुआ है। तो यदि मैं I1T और I2T को सुपर इम्पोज करके देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, I1 प्लस I2 मैं सुपर इम्पोज करके देखूँ तो I1T था V1T माइनस E डिवाइड बाई R, और आपका I2T था V2T माइनस E डिवाइड बाई R। यदि मैं देखूँ तो आउटपुट यदि सुपर इम्पोज होकर आता तो मुझे मिलता V1T प्लस V2T माइनस 2E डिवाइड बाई R। यदि इसको मैं नाम दे दूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो बताइए दोस्तों, क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है, सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है? नहीं, ये इक्वेशन 1 और 2 में सेम रिजल्ट मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका माइनस E आया है, यहाँ पे आपका माइनस 2E आया है। तो यदि कांस्टेंट कोई कोएफिशिएंट या कोई कांस्टेंट टर्म आपकी है फंक्शन के अंदर, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो आपका जो सिस्टम है वो लीनियर सिस्टम नहीं रहेगा, वह सिस्टम आपका नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, अपन ने I1T यहाँ पे अप्लाई किया था। मैं एक साथ इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो देखो दोस्तों, अपन ने इस तरह एक आपका क्वेश्चन था, ये आपका फंक्शन था, ये आउटपुट जो था वो VT माइनस E अपॉन R के बराबर था, मतलब इनपुट माइनस E अपॉन R के इक्वल था। आपने सबसे पहले फर्स्ट ये अप्लाई किया, आपने 1 आपने अप्लाई किया, V1T इनपुट अप्लाई किया, तो ये आपके पास आउटपुट आया। V2T इनपुट अप्लाई किया, ये आपके पास I2 आया। अब आपने V3T इनपुट इस तरह दिया कि V1 और V2 दोनों क्या हो जाए, सुपर इम्पोज होते जाए। तो आपका जो इस बार जो आउटपुट आया, थर्ड वाला जो आउटपुट आया, वो आपने दोनों इनपुट सुपर इम्पोज किए और इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। अब क्या आउटपुट सुपर इम्पोज हुआ है, तो मुझे नहीं पता। मैं देखूंगा कि आउटपुट यदि सुपर इम्पोज होता तो आउटपुट था आपका I1 और I2। यदि 1 और 2 यदि ये इनको मैं ऐड करूं, मतलब यदि इनको सुपर इम्पोज करूं, तो ये आउटपुट यदि आता, इक्वेशन 1 और 2 में जो मुझे आउटपुट मिला है, ये तो सुपर इम्पोज होकर यदि मिलता, ये दोनों वैल्यू यदि क्या मिलती, मुझे सेम वैल्यू यदि प्राप्त होती, तो ये एक नेटवर्क लीनियर होता। लेकिन मुझे ये दोनों वैल्यू क्या मिली है दोस्तों, डिफरेंट है। यहाँ पे माइनस E अपॉन R आ रहा था, यहाँ माइनस 2E अपॉन R आ रहा है। दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, अलग अलग वैल्यू मुझे प्राप्त हुई हैं। तो ये जो इस तरह का नेटवर्क होगा, ये आपका लीनियर एलिमेंट नहीं होगा, ये आपका नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अपन देखें और इसके बारे में। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि आपका इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है, उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म यदि है, तो जो नेटवर्क है वो आपका क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क है आपका एक नॉन लीनियर नेटवर्क बन जाएगा। आई होप आप अपने जो लास्ट एग्जांपल किया था उससे आपको क्लियर हो गया होगा
कि यदि किसी कोई रिलेशन है आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है और उस रिलेशन में कोई कांस्टेंट है जो उसमें एज ए फंक्शन एक आपको उसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई फंक्शन आपका उसके यदि है, तो दोस्तों जो नेटवर्क है वो आपका एक नॉन लीनियर नेटवर्क हो जाएगा। जो नेटवर्क है आपका एक नॉन लीनियर नेटवर्क होगा इस तरह। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट और यहाँ पे, यदि कोई नेटवर्क के अंदर आपका लीनियरली डिपेंडेंट यदि कोई सोर्स है और तो नेटवर्क जो है आपका वो लीनियर होगा, बट इफ़ एनी इंडिपेंडेंट सोर्स इन द नेटवर्क इट विल बी नॉन लीनियर। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपके नेटवर्क में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स था, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था, आपका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स था, तो वो एक कांस्टेंट सोर्स की तरह काम करेगा, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो यदि ऐसा यदि है तो आपका नेटवर्क नॉन लीनियर नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं कि क्या यदि कोई डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है, यदि कोई आपका इंडिपेंडेंट की जगह कोई डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स यदि होता और उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होता, यदि कोई डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होता और डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स मुझे पता है कि उसकी वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड करती है, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वेरिएबल पे वो लीनियरली होती, तो मैं कहूँ लीनियरली डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स यदि आपका सिस्टम में है, लीनियरली डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स यदि आपका सिस्टम में है, तो आपका सिस्टम लीनियर ही रहेगा। सिस्टम आपका लीनियरली रहेगा, वो नॉन लीनियर सिस्टम नहीं होगा। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। इसमें देखिए जो आपका कांस्टेंट E यहाँ पे नहीं है, इस बार मैंने कोई एक इंडिपेंडेंट मैंने एनर्जी सोर्स यहाँ पे लिया है, सॉरी डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स लिया है, जिसकी वैल्यू ये E है दोस्तों, ये आपको आई होप दिख रहा होगा, ये है आपका E इंटू आई टी जो करंट है इस पर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो ये एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपका हुआ, करंट आई टी पे इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो ये करंट डिपेंडेंट आपका वोल्टेज सोर्स हुआ। वोल्टेज सोर्स क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये वी टी आपका इनपुट है, आई टी में वही करंट मानूंगा और आर रेजिस्टेंस है। मुझे चेक करना है कि ये जो सिस्टम है, क्या ये डिपेंडेंट नेटवर्क है या ये इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। इस बार आपको इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है, पहले इससे पहले जो अपन ने किया था उसमें डिपेंडेंट सोर्स था, इंडिपेंडेंट सोर्स था, अभी आपको डिपेंडेंट सोर्स दिया है। तो मैं चेक करूँगा दोस्तों क्या ये लीनियर है। आइए देखो, यदि मैं बात करूँ दोस्तों आउटपुट की करंट की, तो आउटपुट करंट मुझे इस बार क्या मिलेगा दोस्तों, आउटपुट करंट मुझे मिलेगा वी टी माइनस ई इंटू आई टी अपॉन आर के ऊपर। पहले ई था ये, तो मैंने ई माइनस ई अपॉन आर लिखा था, इस बार ई के साथ आई टी भी आया। तो यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा आई टी प्लस ई आई टी अपॉन आर इक्वल्स टू वी टी अपॉन आर। आई टी यदि मैं यहाँ से कॉमन लूँ, तो ये आपका आएगा दोस्तों आर प्लस ई अपॉन आर प्लस टू वी टी अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास जो आई टी है बनेगा दोस्तों, ये आएगा वी टी अपॉन आर प्लस ई। ये आपका फंक्शन आया दोस्तों, ये मैंने इस इक्वेशन 1 नाम दे दी। आपका जो इस सिस्टम के अंदर जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट होगा इनपुट अपॉन आर प्लस ई। इनपुट में किससे डिवाइड हो रहा है, इनपुट के अंदर आपका आर प्लस ई किसी भी कोई फंक्शन से डिवाइड हो रहा है। तो मुझे पता लग रहा है, वैसे ही मुझे पता लग गया कि जो आई टी है वो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक कांस्टेंट आर प्लस ई से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपका जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो आपका किस तरह है, कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट से आपका कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट कोफिशिएंट यदि इसके साथ है तो मुझे पता है दोस्तों कि इस तरह का जो सिस्टम होगा वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखने पे मुझे पता लग रहा है कि जो आपका जो सिस्टम है इस तरह किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ है, और मैंने देखा था कि यदि किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट से यदि कोई मल्टीप्लाई होता है सिस्टम, तो वो लीनियर सिस्टम होता है। ए एक्स की होमोजेनिटी को ये फॉलो कर रहा है। आइए मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सपोज करो मैं V1 इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और V1 इनपुट देने पे मुझे I1 जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हुआ है 1 अपॉन आर प्लस ई इंटू V1t। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैं V2 इनपुट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो V2 इनपुट जो अप्लाई यदि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो V2 इनपुट अप्लाई करने पे मुझे जो I2 मिलेगा, दूसरा जो आउटपुट मिलेगा
वो मिलेगा 1 प्लस आर अपॉन ई इंटू वी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यदि मैं V3 को ही अप्लाई कर रहा हूँ V3T और उसको इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं उन दोनों इनपुट को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ V12 प्लस VT2, तो मैं देखता हूँ मुझे I3T मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे I3T मिलेगा 1 अपॉन आर प्लस ई इंटू V1T प्लस V2T। क्वेश्चन नंबर 4 ये मुझे मिल रहा है। यदि मैं थर्ड आउटपुट मुझे प्राप्त हुआ, यदि थर्ड इनपुट में इस तरह दे रहा हूँ कि दोनों इनपुट जो थे फर्स्ट और सेकंड वो दोनों एक साथ सुपर इम्पोज होकर मिले हैं, तो मुझे थर्ड आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन आर प्लस ई V1T प्लस V2T। अब यदि मैं चेक करना है मुझे कि क्या ये यदि आउटपुट आपको सुपर इम्पोज हुआ है या नहीं हुआ है, देखो दोस्तों यदि आपका आउटपुट सुपर इम्पोज हुआ है तो I1T और I2T की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन नंबर 4 के बराबर मिलनी चाहिए। तो मैं यदि चेक करूँ इन दोनों इक्वेशन को, यदि मैं ऐड करूँ I1T और I2T की इक्वेशन को मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन आर प्लस ई, इसके अंदर कॉमन आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा V1T प्लस V2T आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। दिस इज इक्वेशन 5। तो यदि आपकी इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों सेम हैं जो कि आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये तो आपका सुपर इम्पोज्ड आउटपुट है और इक्वेशन नंबर 4 है सुपर इम्पोज्ड इनपुट पे जो आपको आउटपुट मिला है। दोनों चीज़ों को समझना दोस्तों, इक्वेशन 4 आपकी रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट फॉर द सुपर इम्पोज्ड इनपुट एंड इक्वेशन नंबर 5 है सुपर इम्पोज्ड आउटपुट। तो यदि ये दोनों आपको सेम मिल रहे हैं तो आपका जो सिस्टम होगा या जो आपका नेटवर्क होगा वो एक लीनियर नेटवर्क होगा। तो देखो दोस्तों दोनों वैल्यू मुझे सेम मिल रही है, V1 प्लस V2 अपॉन आर प्लस ई, V1T प्लस V2T अपॉन आर प्लस ई, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो नेटवर्क होगा ये आपका लीनियर नेटवर्क होगा। तो मैंने क्या देखा दोस्तों, मैंने क्या डेफिनेशन इससे पहले दी थी, मैंने कहा था कि यदि कोई लीनियरली डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है, कोई लीनियरली डिपेंडेंट, ये एनर्जी सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लीनियर डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो उसकी लीनियरिटी पे कोई खतरा नहीं होता है, वो सिस्टम लीनियर सिस्टम रहता है, वो उसकी लीनियरिटी पे कोई खतरा यहाँ पे नहीं रहता है कि यदि डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स था, यदि अपन ने इससे पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें देखा था कोई कांस्टेंट सोर्स था, उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, तो वो यदि किसी नेटवर्क में आ रहा है तो आपका जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, तो आपको जो सिस्टम बनेगा इस तरह वो एक नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ें दोस्तों, तो मैं बात करूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके लीनियर एलिमेंट्स होते हैं जो अपन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर पढ़ेंगे। तो आर जो है ये अपन ने देखा था V और I के बीच में जो इसके लिए जो रिलेशन आता है दोस्तों, V और I के लिए वो ये रिलेशन आता है। अपन ने देखा था कि यदि कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई है कोई, यदि आपका जो आपको आउटपुट जो मिल रहा है 1 अपॉन आर प्लस ई, अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन आर, तो ये जो फंक्शन होगा ये लीनियर फंक्शन होगा। तो इस तरह जो एलिमेंट होगा ये आपका लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। दूसरा अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ये दोनों भी क्या हैं आपके, कौन से ऑपरेशन थे, ये लीनियर ऑपरेशन थे। तो यदि मैं इंडक्टर की बात करूं जिसके लिए इनपुट और आउटपुट दोस्तों मैं करंट और वोल्टेज को कह रहा हूँ, तो यदि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन आपका यदि इंटीग्रेशन का है या आपका डिफरेंशिएशन का रिलेशन है इनपुट आउटपुट के बीच में किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी नेटवर्क के लिए, तो वह एलिमेंट आपका लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो L जो है इंडक्टर आपका ये भी एक लीनियर एलिमेंट है। C यदि मैं कैपेसिटर की बात करूं तो जो आपका कैपेसिटर है ये भी एक लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ भी इनपुट और आउटपुट V और I के बीच में जो रिलेशन है वो आपका एक एक्सपोनेंशियल या तो एक डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है या आप कह सकते हो आप इंटीग्रेशन। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे मुझे करंट दिया है या मैं इंडक्टर की बात करूँ, या फिर यदि आप आउटपुट IT को लेके चल रहे हो तो IT की वैल्यू यदि आपको यहाँ पे निकालनी पड़े तो आप IT की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हो, IT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन dt। या यदि यहाँ आपको dt निकालना है तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन C इंटीग्रेशन IT dt। तो आप इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दो देख सकते हो दोस्तों कि यदि रिलेशन आपका किस तरह का है
यदि आपका डिफरेंशिएशन वाला रिलेशन है या इंटीग्रेशन वाला, डिफरेंशिएशन वाला या इंटीग्रेशन वाला है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो आपका जो सिस्टम होगा वो एक लीनियर सिस्टम होगा, या इस तरह जो एलिमेंट आपका होगा वो एक लीनियर एलिमेंट होगा। तो आर, एल, सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों आपके लीनियर एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करें, यदि डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट की बात करें तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट, या मैं बात करूं वोल्टेज और करंट के जो इनके रिलेशंस आते हैं दोस्तों, वो मुझे जो लीनियर ऑपरेशंस हैं उसमें मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। तो यदि मैं इसकी बात करूं, डायोड की बात करूं या ट्रांजिस्टर की बात करूं, तो इनमें जो आउटपुट करंट आपने देखा होगा ई की पावर के अंदर कुछ आता है, तो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है। और मैंने बताया था नॉन लीनियर ऑपरेशंस के अंदर, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मोड, ये सारे क्या हैं आपके नॉन लीनियर फंक्शंस हैं जो कि नेटवर्क को नॉन लीनियर बनाते हैं। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, या आप थायरिस्टर की बात करें या मॉसफेट की बात करें, तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स आपके होते हैं, क्योंकि इनमें जो रिलेशंस है वो आपका नॉन लीनियर ऑपरेशन को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े यदि अपन, मुझे एक ये क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों ये एक मोड फंक्शन, ये है एक मोड फंक्शन है, मुझे चेक करना है क्या ये मोड फंक्शन जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर। मैंने बताया था ये पहले कि नॉन लीनियर फंक्शन ये होना चाहिए। आइए इसको चेक करते हैं क्या ये नॉन लीनियर फंक्शन है। तो देखिए दोस्तों, मोड फंक्शन, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो आई जो आउटपुट है आपका वो मॉड ऑफ वी के इक्वल है। सपोज करो मैं एक पहला इनपुट वी इज इक्वल टू ले रहा हूँ 5 वोल्ट, तो मुझे V1 ले रहा हूँ 5 वोल्ट, तो मुझे I1 कितना मिल रहा है, मॉड ऑफ V 5 मुझे मिलेगा, क्वेश्चन 1। यदि मैं इनपुट V2 ले रहा हूँ -5 वोल्ट, देखो दोस्तों मैं एक बार 5 ले रहा हूँ और एक बार मैं -5 ले रहा हूँ, तो क्या मुझे I जो मिलेगा I2 वो क्या मिलेगा मुझे, मॉड ऑफ V का मोड करेंगे, -5 का मोड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, +5 ही मिलेगा। तो आउटपुट आपको सेम मिला। ठीक है, इक्वेशन 2 आपको सेम मिला। अब यदि मैं कोई थर्ड इनपुट V3 इस तरह अप्लाई करूं, दोनों का सम यदि मैं करूं V1 + V2, तो आपका जो आउटपुट जो आपको मिलेगा I3 वो आएगा मॉड ऑफ 0, मतलब वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। आपने सुपर इम्पोज इनपुट करके डाला, सुपर इम्पोज V1 + V2 किया तो आपको 0 मिला। तो 0 इस फंक्शन में मैं अप्लाई करूँगा 0 इनपुट, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलेगा, मुझे 0 आउटपुट मिलेगा। तो आइए चेक करें क्या ये जो सुपर इम्पोज्ड इनपुट का जो आउटपुट आया है ये क्या सुपर इम्पोज्ड आउटपुट के बराबर आया है या नहीं आया। यदि आया होगा बराबर तो ये लीनियर होगा। तो चेक करूँ, यदि मैं I3t निकालूँ I1 + I2 के द्वारा, तो I1 आएगा आपका 5, I2 आया आपका 5, ये आया आपका 10 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है आपका, ये कौन सा होगा, ये एक नॉन लीनियर नेटवर्क आपका होगा। तो मैंने बताया था जो मॉड फंक्शन है वो नॉन लीनियर फंक्शन होता है। तो यहाँ I3 आपका सुपर इम्पोज्ड इनपुट पे जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है, और सुपर इम्पोज्ड जो आउटपुट है वो आपका 10 एम्पियर आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, लीनियरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम आपका नॉन लीनियर सिस्टम आपका होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। दूसरा देखें कि ये आपको एक एग्जांपल दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दी है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, आपका कोई ना कोई इसके अंदर कांस्टेंट है। ये आपका एक कुछ इसके अंदर c कांस्टेंट यदि मैं इसको मानूँ, तो ये y = mx + c फॉर्म के अंदर ये एक इक्वेशन आपको दी है, y = mx + c, जिसमें कुछ c कोफिशिएंट आएगा। c की वैल्यू 0 होती है यदि ओरिजिन से पास होती है लाइन, तो c की वैल्यू 0 होती, लेकिन ओरिजिन से पास ना होकर कुछ c इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ अलग से आपका आ रहा है, जैसा कि अपने इंडिपेंडेंट के केस में देखा था, -E/R अलग से आ रहा था, उसने सिस्टम को क्या बना दिया था, नॉन लीनियर सिस्टम उसने बना दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, यदि कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके आ रहा है तो v की जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे वो आएगी v = mi + c। तो ये सिस्टम क्या होगा आपका, ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट्स होगा, या जिस एलिमेंट के लिए ये आपको ग्राफ दिया गया है वो एलिमेंट एक नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ कांस्टेंट टर्म साथ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे अपन अगला एक एग्जांपल है, यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये मुझे बताना है दोस्तों ये क्या होगा, ये आपको बताना है कि ये जो आपका किसी एलिमेंट के लिए ये जो ग्राफ एक दिया हुआ है v और i के बीच में, ये जो ग्राफ है दोस्तों ये क्या होगा, ये एक लीनियर एलिमेंट के लिए होगा या ये नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए होगा, ये मुझे यहाँ पे पता करना है।
देखो दोस्तों, मैं पता कर सकता हूँ ये एक लाइन है, तो इसकी यदि मैं इक्वेशन लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ कि जो आपका y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आपका y एक्सिस पर v है, तो v इज इक्वल्स टू एम आई है आपका। कब तक है ये दोस्तों, जब आपके ये रिलेशन कब तक है, जब आपका i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और v की वैल्यू आपकी 0 होगी जब आपका जो i है वो लेस देन 0 है। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ को देख के मैंने लिखा है कि v एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वी इज इक्वल्स टू एम आई होगा जब करंट की वैल्यू आपकी 0 या 0 से ज़्यादा है, और 0 से कम होने पे आपका ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये 0 है, आपकी वोल्टेज 0 है। कब, जब आपका करंट क्या है, 0 से कम है। ठीक है, यहाँ पे ये दोस्तों ये तो इनपुट है, आपका करंट इनपुट है, और वोल्टेज क्या है, आउटपुट। ठीक है, तो मुझे निकालना है दोस्तों, मुझे बताना है कि ये सिस्टम लीनियर है या ये नॉन लीनियर। तो आइए मैं चेक करता हूँ। सपोज करो मैं एक I1 इनपुट यहाँ पे ले रहा हूँ, I1 इनपुट में ले रहा हूँ 4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, I1 इनपुट पे 4 एम्पियर में ले रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा, मुझे V1 जो आउटपुट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, M इंटू I1। ये आपका ये रिलेशन था, तो M इंटू 4, ये आपको आउटपुट प्राप्त हुआ। I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर पे आपको V1 आपको मिला 4 M के बराबर। यदि मैं एक कोई दूसरा इनपुट ले रहा हूँ दोस्तों, I2 इज इक्वल्स टू -5 एम्पियर सपोज करो मैं ले रहा हूँ, मैं कोई दूसरा इनपुट क्या ले रहा हूँ, करंट की एक नेगेटिव वैल्यू में ले रहा हूँ, -5 एम्पियर में ले रहा हूँ, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा इस बार वो क्या मिलेगा, लेस देन 0 करंट, तो V क्या आएगा आपका 0। तो आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, 0 आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अब यदि मैं बात करूं कि मैं दोनों इनपुट को सुपर इम्पोज करूं, यदि मैं दोनों एक कोई अलग इनपुट लूं I3, वो इस तरह लूं कि मैं I1 और I2 आपके दोनों ऐड हों, तो ये आपको मिलेगा 4 - 5 इज इक्वल टू -1। तो इस इनपुट पर I3 जो नया इनपुट है, -1 इनपुट पे आपका जो आउटपुट आएगा V3 को क्या आएगा, करंट अभी भी माइनस में है, माइनस करंट का मतलब यदि करंट आपका 0 से कम है तो वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका जो V3 है वो आपको 0 मिल रहा है। सुपर इम्पोज मैंने किया इनपुट को, तो जो आपका आउटपुट मिला है वो 0 मिला है। अब मैं चेक करूंगा सुपर इम्पोज्ड आउटपुट क्या आएगा आपका, तो सुपर इम्पोज आउटपुट यदि आपको निकालना है V3, तो वो क्या आना चाहिए, V1 प्लस V2 के बराबर आना चाहिए। V1 था आपका 4M प्लस V2 0 था, तो V3 आपका यदि 4M ये आता, ठीक है, अलग आया दोस्तों। ठीक है, V3 ये 0 आ रहा था, और यहाँ V3 आपका आया है 4M, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो सिस्टम होगा ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम होगा, या ये जो आपको ग्राफ दिया है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है, या मैं कह सकता हूँ कि ये नॉन लीनियर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो एलिमेंट के लिए जो ग्राफ बना है वो एलिमेंट क्या है आपका, नॉन लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। सुपर इम्पोज इनपुट पे आपका जो आउटपुट है वो सुपर इम्पोज आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये एक नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, आगे अपन इसके लिए ये आपको एक दिया है दोस्तों, ठीक है, V और I के बीच में ग्राफ दिया है किसी एलिमेंट के लिए, और यहाँ मुझे देखने पे पता लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में मुझे दिया है। c की वैल्यू दोस्तों ओरिजिन से पास हो रहा है 0 हो जाएगी। y आपका यहाँ पे करंट आपका इनपुट है, वोल्टेज आपका आउटपुट है, तो जो आउटपुट v आपको मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा m इंटू आई। v जो मिलेगा वो आपको मिलेगा m इंटू आई के बराबर आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको, ठीक है, ये एक लीनियर ये एलिमेंट होगा ये, ठीक है, v इज इक्वल्स टू एम आई आपको दे रखा है, मतलब वोल्टेज और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे। यदि m को मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट यदि मैं मानूं, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखा है दोस्तों आपको i, v प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखा है आपको i दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हो, ओरिजिन से पास हो, और यह लाइन यदि आपकी जितनी आपकी पॉजिटिव में है, या जितनी लाइन ये आपकी मैं इस क्वाड्रेंट की फॉर्म में कहूँ, और उतनी ही लाइन आपको जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में भी मिले, मतलब मैं कहूँ -∞ टू
प्लस इन्फिनिटी का कोई आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और वो ओरिजिन से यदि पास हो रही है तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो आपका लीनियर फंक्शन होगा, या जो एलिमेंट होगा इस तरह का जो वो आपका एक लीनियर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लीनियर एलिमेंट होगा क्योंकि आपको जो रिलेशन है वो सीधा सीधा आपको कोई m से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे पता है यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक लीनियर रिलेशन ही होता है, और लीनियर रिलेशन यदि होता है तो जो एलिमेंट है या जो नेटवर्क है ये आपका एक लीनियर एलिमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका लीनियर का एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी हो सकता था, ये भी सेम है, स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन ये भी क्या हुआ, स्लोप नेगेटिव हुआ है केवल आपका। स्लोप क्या हुआ है दोस्तों, नेगेटिव तो होने दो, स्लोप नेगेटिव पे अपने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्लोप नेगेटिव हो, लेकिन रिलेशन आपका एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो ये भी एलिमेंट क्या होगा आपका, एक लीनियर एलिमेंट ये होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि आपको v और i के बीच में कोई एक ग्राफ दे रखा हो किसी एलिमेंट के लिए और वह एक यदि आपको स्ट्रेट लाइन मिले और वो पासेस थ्रू द ओरिजिन हो, ओरिजिन से यदि पास करती हो और एक स्ट्रेट लाइन यदि आपको मिल रही है v और i के ग्राफ की, v और i के ग्राफ में किसी एलिमेंट के लिए, तो वो एलिमेंट हमेशा क्या होगा, वो एक लीनियर एलिमेंट होगा। तो लीनियर एलिमेंट वह होंगे जिनके लिए एक स्ट्रेट लाइन यदि मुझे ले और वो एक ऑड फंक्शन में कह सकता हूँ, एक ऑड फंक्शन हो, एक दूसरे के अपोजिट मुझे दोनों तरफ मुझे दोनों साइड में मिले और पासेस थ्रू द ओरिजिन हो, तो वो एक हमेशा एक लीनियर एलिमेंट होगा। ये जो सिस्टम जो बनेगा इस तरह का वो एक लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। यदि बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट, बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो क्या होते हैं बाईलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट, क्या होते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों। सिंपल बाईलैटरल एलिमेंट में उन एलिमेंट्स को कहता हूँ जिनमें यदि मैं वोल्टेज कोई भी ऐसा एलिमेंट जिनमें यदि वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करने पे करंट की डायरेक्शन भी साथ के साथ क्या होती हो, चेंज होती हो। वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करने पे यदि करंट की डायरेक्शन भी यदि आपकी चेंज हो रही है, मतलब मैं कहूँ कि उस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या मैं अपोजिट इस तरह कह सकता हूँ कि यदि ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको सर्किट में आप 2 पॉइंट पे लगा रहे हो, ए से बी यदि लगा हुआ है, ठीक है, और यदि उसको बी से ए उल्टा करके यदि उसको आप लगाओ सर्किट में और सर्किट के पैरामीटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो एलिमेंट आपके बाईलैटरल एलिमेंट कहलाते हैं। बाईलैटरल का मतलब बाई का मतलब होता है टू, तो जो दोनों साइडेड जिनमें अपन अप्लाई जिनको कर सकते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई एलिमेंट के अंदर कोई डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं दिया हो, तो उनको मैं बाईलैटरल एलिमेंट कहलाता हूँ। दूसरी ओर जो नॉन यूनिलैटरल जो एलिमेंट होंगे जैसे डायोड, तो डायोड के अंदर दोस्तों आपको पता है पी और एन तो टर्मिनल होते हैं, तो क्या आप उसको किसी सर्किट में एन और पी करके उल्टा करके लगाओगे तो सर्किट में फ़र्क तो पड़ेगा। तो वो एक यूनिलैटरल एलिमेंट है जिसमें डायरेक्शन देखी जाएगी, जिसको मैं ए बी को बी ए करके नहीं लगा सकता, उसमें डायरेक्शन आपकी देखी जाएगी। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, मॉसफेट, ये सारे आपके यूनिलैटरल एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। और आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये आपके बाईलैटरल एलिमेंट होते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको मैं चेक करता हूँ। तो यदि बाईलैटरल एलिमेंट कोई है तो मैं कैसे देखूंगा कि कोई एलिमेंट जो है वो बाईलैटरल एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये आर मैंने लिया एक रेजिस्टेंस, मुझे चेक करना है कि ये बाईलैटरल है या नहीं। तो देखो दोस्तों, यदि मैं एक वी अप्लाई कर रहा हूँ प्लस माइनस इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मेरा करंट मुझे मिल रहा है वो उसकी डायरेक्शन मुझे ये मिल रही है। तो करंट आपका क्या आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, या यदि मैं आर की बात करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वी अपॉन आई मुझे यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यदि मैं इस एलिमेंट, ये जो आर एलिमेंट था, इसमें अपोजिट में वोल्टेज अप्लाई करूं, प्लस माइनस मैंने पहले अप्लाई किया था, मैं माइनस प्लस वोल्टेज यदि इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूं और करंट की डायरेक्शन भी साथ के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस बार करंट क्या आएगा, वी बाई आर। इस बार करंट की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई आर। तो आर तो वही रहा, आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वी अपॉन आई। तो दोनों केस के अंदर आर की वैल्यू आपको क्या मिल रही है दोस्तों, सेम मिल रही है, आर इज द सेम। तो ये जो एलिमेंट होगा ये एक बाईलैटरल एलिमेंट होगा। तो मुझे पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक बाईलैटरल एलिमेंट होता है जिसमें ए और बी टर्मिनल चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं ए और बी टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज करूँ तो उसमें कोई डायरेक्शन ऑफ करंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि आप आर आपको इस तरह वी अपॉन आई की फॉर्म में दे रखा है और आप वी और आई दोनों को नेगेटिव करो, तो उसकी आर क्या रहे, उसकी वैल्यू सेम रहे, आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि सेम रहे, करंट और वोल्टेज दोनों
यदि वोल्टेज के साथ करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है या करंट को चेंज करने पे आपका वोल्टेज की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो एलिमेंट होगा वो आपका बाईलेटरल एलिमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका बाईलेटरल एलिमेंट। तो ए लीनियर नेटवर्क इज ऑलवेज बाईलेटरल, बट इज वाइस वर्सा विल नॉट ट्रू, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई लीनियर एलिमेंट है, यदि कोई लीनियर एलिमेंट है तो वो एक बाईलेटरल एलिमेंट होगा, वो पक्का होगा, वो बाईलेटरल एलिमेंट होगा। लेकिन यदि कोई एक बाईलेटरल एलिमेंट आपको दिया है और अपन उसकी लीनियरिटी को पूछे कि वो लीनियर है या नहीं, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक लीनियर एलिमेंट होगा। कोई बाईलेटरल एलिमेंट है, ठीक है, बाईलेटरल है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लीनियर एलिमेंट भी हो। ठीक है, लेकिन यदि मुझे एक लीनियर एलिमेंट मुझे दिया है और कह रखा है कि एक लीनियर है, तो वो हमेशा एक बाईलेटरल एलिमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके यूनिलैटरल एलिमेंट मैंने बताए थे अभी, डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ये जो हैं ये आपके ये यूनिलैटरल एलिमेंट होते हैं। और बाईलेटरल एलिमेंट की यदि मैं बात करूं तो आर, एल, सी, ये तीनों ही किसके एग्जांपल है, ये बाईलेटरल एलिमेंट के एग्जांपल है, क्योंकि इन तीनों में ही यदि आप इनकी अपोजिट करंट, अपोजिट वोल्टेज आप यदि अप्लाई करोगे तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या होती है, इन तीनों में चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। यदि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट की यदि मैं बात करूं तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि एक्टिव एलिमेंट वह एलिमेंट होते हैं, एक्टिव एलिमेंट वह एलिमेंट होते हैं जो करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। किसी भी नेटवर्क के अंदर यदि कोई एलिमेंट लगा है और वो यदि करंट के फ्लो को यदि वो कंट्रोल कर रहा है तो वो एक एक्टिव एलिमेंट होगा। या मैं इस तरह कहूँ कि दे कैन डिलीवर एनर्जी या डिलीवर पावर, जो किसी भी नेटवर्क को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड या किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारे आपके एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्टिव एलिमेंट दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट और दे कैन सप्लाई द एनर्जी। तो एग्जांपल कौन कौन सी हो दोस्तों इसके, करंट सोर्स ये एनर्जी दे सकता है, वोल्टेज सोर्स ये भी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट भी दोस्तों एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये करंट के कंट्रोल को, करंट को फ्लो को कंट्रोल करते हैं, या मैं कहूँ ये एम्पलीफिकेशन का काम कर सकते हैं। तो जो करंट को एम्पलीफिकेशन यदि जहाँ पे हो सकता हो जिन एलिमेंट्स के द्वारा, तो वो एलिमेंट आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं। पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, पैसिव एलिमेंट्स की यदि मैं बात करूँ तो दे एब्जॉर्ब द पावर, जो केवल पैसिव एलिमेंट वह एलिमेंट है जो डिलीवर ना कर सके, तो डिलीवर नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो पावर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हों, जो पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। एब्जॉर्ब के अंदर यदि वो डिसिपेट भी कर सकते हैं या स्टोर भी कर सकते हैं। यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस पावर या एनर्जी को डिसिपेट करता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करूँ तो वो डिसिपेट नहीं करता है, वो स्टोर करते हैं। तो लेकिन दोनों ही केस में पावर एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पैसिव एलिमेंट वह हैं जो पावर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हों। आर, एल, सी, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी एक पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि इंडक्टर ही तो है उसके अंदर भी दो बाइंडिंग है आपकी, दो इंडक्टेंस बाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, तो वो आपका क्या हो गया, एल ही हो गया एक तरह से। तो ये जो है आर, एल, सी, ये आपके पैसिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये एक आपको एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये क्या है, ये एक्टिव है या पैसिव है, बाईलेटरल है या यूनिलैटरल है, या फिर ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो मैं इसकी लीनियरिटी तो पता कर चुका था दोस्तों, मैं देख चुका था कि ये नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक कंप्लीट एक ओरिजिन से तो पास हो रही है लाइन, लेकिन ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है। इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ आना चाहिए था, थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे मिलता, तो ये एक लीनियर एलिमेंट होता, लेकिन ये लीनियर एलिमेंट नहीं है, ये नॉन लीनियर है। ये अपन चेक कर चुके थे, मोड फंक्शन है ये, यदि मैं कहूँ तो ये मोड फंक्शन वाला एग्जांपल है, और मोड फंक्शन मुझे पता है ये नॉन लीनियर फंक्शन होता है। तो यदि मैं लीनियरिटी की बात करूँ तो ये नॉन लीनियर होगा, ठीक है, मैंने बताया था ये क्या होगा दोस्तों, ये नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर ये हो गया। अब यूनिलैटरल और बाईलेटरल की यदि मैं बात करूँ तो ये कौन सा होगा, यूनिलैटरल और बाईलेटरल की मैं बात करूँ तो ये बाईलेटरल है या यूनिलैटरल है। तो आइए चेक करते हैं। यदि मुझे देखिए दोस्तों, यदि पॉजिटिव वी अप्लाई करने पे मुझे करंट भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, मतलब आर मुझे क्या मिल रहा है, वी अपॉन आई, ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में वी दिया या मैंने आई दिया, दोनों पॉजिटिव में, तो मुझे कोई वैल्यू आर मुझे प्राप्त हो रही है, यदि एलिमेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब यदि मैं कहूँ कि मैं नेगेटिव वी अप्लाई करूँ
ठीक है। तो करंट भी यदि आपको नेगेटिव में मिले और आर इस करंट नेगेटिव में इस तरह मिले कि आर की वैल्यू क्या रहे, एलिमेंट की वैल्यू यदि आपकी सेम रहती है तो वो एक बाइलेटरल एलिमेंट होता है। देखिए दोस्तों, यदि मैं नेगेटिव आई अप्लाई करूँ इसमें, यदि मैं नेगेटिव आई अप्लाई करूँ तो वी तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है। करंट आप क्या अप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ तो आपका क्या आया, फिर ये माइनस आर आया आपका। ठीक है, ये क्या आया आपका, माइनस आर आपको प्राप्त हुआ। आपने करंट नेगेटिव किया, वोल्टेज तो क्या रहा आपका, पॉजिटिव ही रहा, तो आपका माइनस आर आया। तो ये दोनों के वैल्यू सेम आई, सेम नहीं आई, तो ये एक बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। तो ये कौन सा होगा, ये आपका यूनिलैटरल एलिमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाइलेटरल और यूनिलैटरल मैंने देख लिया कि ये कौन सा होगा, तो ये एक यूनिलैटरल एलिमेंट होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज हो रही है। वोल्टेज चेंज करने पे यदि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो, यदि दोनों नेगेटिव होते तो आर की वैल्यू सेम रहती, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आपकी आर की वैल्यू यहाँ पे अपोजिट आ रही है, अलग आ रही है, तो ये एक यूनिलैटरल एलिमेंट होगा। अब यदि मैं एक्टिव और पैसिव की बात करूँ दोस्तों, ये एक एक्टिव एलिमेंट होगा या ये एक पैसिव एलिमेंट होगा, तो इसको मैं कैसे चेक करूँगा, तो आइए ये भी चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक्टिव और पैसिव को चेक करने का सीधा सा तरीका है कि ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट। तो मैंने बताया था कि एक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो एनर्जी को डिलीवर करेंगे, जो एनर्जी को डिलीवर करेगा वो एक्टिव एलिमेंट होता है, और पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है। पैसिव एलिमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं, या मैं इस तरह भी कह सकता हूं दोस्तों कि ऐसे एलिमेंट जो नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखाएं, ऐसे एलिमेंट जो नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी दिखाएं, वो सारे एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। वो सारे एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपने टनल डायोड की यदि मैं बात करूं, तो टनल डायोड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन वहाँ पर मुझे प्राप्त होता है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का मतलब है कि वो आपका क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है कि वो आपका एक एक्टिव एलिमेंट होगा। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ मुझे क्या है, तो देखो दोस्तों, इस रीजन में तो मुझे पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिल रहा है। मैंने वी अपॉन आई का रेशो किया, यहाँ वी अपॉन आई का रेशो आपने किया, तो आपको क्या मिला, यहाँ आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है इस रीजन के अंदर, और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो एलिमेंट क्या होगा, वो एक्टिव एलिमेंट होगा। तो मैं कहूँ कि जो एग्जाम्पल है या जिस एलिमेंट के लिए भी ये ग्राफ बना है, वो एलिमेंट आपका एक्टिव, यूनिलैटरल एंड एक नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नेगेटिव रेजिस्टेंस एलिमेंट हैं वो एक एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करते हैं, जैसा कि टनल डायोड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन पढ़ते हैं। या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, एक्टिव और पैसिव के केस में, यदि आपकी पावर जो है वी और आई का मल्टीप्लिकेशन पावर क्या है आपका, वी और आई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यदि आपकी पॉजिटिव आए, तो यहाँ मैं बात करूँ तो पावर क्या ही है, वी पॉजिटिव आई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिल रही है। लेकिन ये पावर क्या मिल रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपकी पावर क्या मिलेगी, v इंटू माइनस आई। तो नेगेटिव पावर यदि आपको मिल रही है, तो मुझे पता है नेगेटिव पावर का मतलब पावर डिलीवर होगी। पावर, नेगेटिव पावर का मतलब है कोई एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है, और यदि पावर कोई डिलीवर कर रहा है तो वो क्या होगा, वो एक एक्टिव एलिमेंट होगा। पावर यदि कोई डिलीवर कर रहा है तो वो एक एक्टिव एलिमेंट होगा। दूसरी ओर यदि कोई पावर यदि किसी के लिए पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर का वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर को डिसिपेट कर रहा है, तो वो यदि पॉजिटिव पावर मुझे मिल रही है तो वो एक पैसिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ मुझे क्या मिला, नेगेटिव रेजिस्टेंस का हो या नेगेटिव पावर का हो, आपके इस केस में जो एलिमेंट होगा वो एक्टिव एलिमेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कब आपके एलिमेंट एक्टिव होगा, कब यूनिलैटरल होगा, ठीक है, कब आपका एलिमेंट जो है वो नॉन लीनियर होगा या कब लीनियर होगा। ठीक है, तो इस तरह मैं देख के मैं बता सकता हूँ, या मैं चेक करके जो ऑपरेशंस अपन ने पढ़े हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो नॉन लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, तो मैं इस तरह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बता सकता हूँ कि कोई भी सिस्टम कब आपका लीनियर होगा या कब आपका नॉन लीनियर होगा, कब आपका बाईलैटरल होगा, कब आपका यूनिलैटरल होगा। यदि पावर, यदि आप बात करें डायरेक्शन की, तो यदि वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करने पे आपकी करंट की डायरेक्शन यदि चेंज हो रही है तो वो एक बाईलैटरल एलिमेंट होगा। और एक्टिव पैसिव के केस में मैंने बताया था, यदि आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिल रहा है किसी भी एलिमेंट के लिए, यदि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिल रहा है तो वो एक एक्टिव एलिमेंट होगा। या मैं पावर से देखूँ, यदि पावर आपको नेगेटिव मिल रही है तो पावर नेगेटिव का मतलब है पावर को डिलीवर कर रहा है, पॉजिटिव पावर मिल रही है पॉजिटिव पावर को मतलब एब्जॉर्व कर रहा है। तो मैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी सीक्वेंस में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लीनियरिटी से रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे चेक करना है दोस्तों
कि कोई भी लीनियर एलिमेंट से बन के आपको लीनियर एक नेटवर्क यदि आपको दिया है तो आप उसमें कैसे लीनियरिटी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियरिटी में लगा के या लीनियर जो फंक्शंस है उसको मैं यूज में लेके और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर चेक करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे लीनियरिटी समझनी है। ठीक है, यदि कोई लीनियर एलिमेंट, मैंने देखा था रेजिस्टेंस क्या था आपका, एक लीनियर एलिमेंट अपन ने देखा था कि रेजिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट है। तो यदि मैं बात करूँ आपको, ये कोई सपोज करो एक कोई वोल्टेज सोर्स दिया है और आपके कुछ रेजिस्टेंस आपको इस तरह दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सपोज करो ये वैल्यू आपको दे रखी है 6 ओम, ये आपको दे दिया सपोज करो 2 ओम, ये आपको 8 ओम दे दिया, इसकी वैल्यू 4 ओम दे दी, 8 ओम एंड इसे 1 ओम। ठीक है दोस्तों, ये जो नेटवर्क है ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये इस सोर्स को यदि मैं छोड़ दूँ तो ये पूरा का पूरा एक लीनियर नेटवर्क है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस आपको इसके अंदर दे रखे हैं और रेजिस्टेंस मुझे पता है कि लीनियर एलिमेंट होता है। तो मुझे चेक करना है दोस्तों कि मुझे सपोज करो ये आई करंट मुझे निकालना है। सपोज करो ये आई करंट मेरे से पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस करंट आई। ठीक है, ये मुझे आई करंट यहाँ पे पूछा है कि आई करंट की वैल्यू क्या होगी यदि यहाँ पे 20 वोल्ट आपको यहाँ पे दिया है कि आई करंट को भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन कई तरह से इसको निकाल सकते हैं। मैं इसमें नोडल भी इसमें मैं लगा सकता हूँ, मैश एनालिसिस लगा सकता हूँ, KVL KCL से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि ये बड़ा सर्किट यदि आपको दिया होता जहाँ पे 4 या 5 नोड इक्वेशन बनानी पड़ती तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं इसको किस तरह लीनियरिटी से मैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, लीनियरिटी से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखो दोस्तों, मुझे पता है लीनियर रिलेशन में यदि आपको लीनियरिटी में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी नेटवर्क लीनियर है तो वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल में देखा था कि यदि आपके इनपुट को किसी ए या किसी एक फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट में भी सेम इफेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, आउटपुट भी उसी सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर आपका मिलता है। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे आई निकालना है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे कोई आई करंट में यदि नाम दे देता हूँ या मैं कोई 1 एम्पियर करंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, सपोज करो मैंने कोई करंट मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने ले लिया कि सपोज करो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो समझना ध्यान से, यहाँ पे आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर ये 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है, मैंने मान लिया। ठीक है, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इस 6 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 6 वोल्ट। 6 इंटू 1 आई इंटू आर करूँ तो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। यहाँ यदि 1 एम्पियर है तो इसके अंदर भी क्या होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों ये सीरीज में है। यहाँ भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और ये 1 एम्पियर होगा तो 2 इंटू 1 यहाँ भी वोल्टेज क्या है दोस्तों, 2 वोल्ट यहाँ पे आएगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप 2 ओम 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस कितना 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप आया। तो यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, सपोज करो ये मैंने रेफरेंस लिया हुआ है और इसका वोल्टेज मैं मान के चलता हूँ 0, तो ये 6 रेफरेंस 0 से स्टार्ट हुआ, ये 6 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। तो यहाँ इस पॉइंट का इस नोड का वोल्टेज क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, आएगा 8 वोल्ट। 6 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, ये कितना हो गया 8 वोल्ट। ये मैंने 0 रेफरेंस पे लिया हुआ था। अब इस एलिमेंट की यदि मैं बात करूँ 8 ओम की, तो यहाँ का वोल्टेज 8 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, VA माइनस VB अपॉन R, 8 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0 अपॉन 8 करूँगा तो इसके अंदर भी आपका जो करंट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो होगा। तो 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 2 एम्पियर। KCL किरचॉफ करंट लॉ यही कहता था, तो किसी भी नोड पे टोटल आउटगोइंग करंट किसके बराबर होता है, टोटल इनकमिंग करंट के बराबर होता है। तो यदि ये 1 और 1 है तो यहाँ कितना होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब देखिए दोस्तों, ये 2 एम्पियर करंट यदि फ्लो हो रहा है और ये 4 ओम का कोई ब्रांच है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा प्लस माइनस वो कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा। 4 आई इंटू आर, 2 इंटू 4, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस वो कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा। तो इस नोड का वोल्टेज दोस्तों क्या आ गया, अब ये इस नोड का 8 वोल्ट आ गया था और ये 8 वोल्ट इसके अक्रॉस हो रहा है, तो 8 और 8 ये कितना आ जाएगा इस नोड का वोल्टेज, 16 वोल्ट इस नोड का वोल्टेज आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया आपका 16 वोल्ट। ये 16 वोल्ट, तो इसके अंदर करंट ये 0 वोल्ट पे है,
16 माइनस 0/8 ये कितना आ गया 2 एम्पियर, और यहाँ कितना करंट था ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर 2 एम्पियर जुड़ के कितना हो गया दोस्तों 4 एम्पियर। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो आपका 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप 1 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये 4 × 1 4 वोल्ट का ड्रॉप इसने कर दिया। ये 16 वोल्ट इस नोड का आ चुका था, 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ टोटल जो वोल्टेज है वो कितना आएगा 16 + 4 = 20 वोल्ट। ये आपका जो आएगा ये आएगा दोस्तों आपका 20 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों इधर सपोज करो ये जो आपको इनपुट दे रखा था, ये सपोज करो 20 वोल्ट की जगह कुछ और दे रखा होता, आपको 100 वोल्ट दे रखा होता दोस्तों। ठीक है, आपको 100 वोल्ट ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होता और पूछता कि ये करंट आई की वैल्यू क्या होगी, ये यदि आपसे पूछता। तो देखिए दोस्तों मैंने एक आई करंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कोई एक रैंडम कोई भी करंट मैंने यहाँ से मान सकता हूँ, मैंने 1 एम्पियर करंट माना। तो मैंने देखा कि ये जो ब्रांच 8 ओम के अंदर जो पूछा था वो आई पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यदि 20 वोल्ट होता, ध्यान से समझ रहे दोस्तों, यहाँ इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो कितना आया अपना 20 वोल्ट आया। यदि मैं यहाँ पे 1 एम्पियर दे रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ यदि 20 वोल्ट होता, 20 वोल्टेज का सोर्स होता, लेकिन ये एक्चुअल में 100 मुझे दिया है क्वेश्चन में, 100 दिया है, या 20 होता तो इस ब्रांच में जो आई करंट आता वो कितना आता दोस्तों 1 एम्पियर। ठीक है, मेरा क्या रिजल्ट निकला, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से कि 20 वोल्ट यदि सोर्स होता आपका, 20 वोल्ट का सोर्स होता तो ये जो I8 मैं इसको नाम दे रहा हूँ, 8 ओम ब्रांच में जो करंट आता I8 वो क्या आया है 1 एम्पियर करंट आया है। ठीक है दोस्तों, 20 वोल्ट पे आपको करंट कितना मिल रहा है 1 एम्पियर करंट आपको मिल रहा है। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन में 100 वोल्ट था, क्वेश्चन ने कहा था कि 100 वोल्ट पे आपको ये आई करंट बताना है क्या होगा। तो देखो दोस्तों यदि 20 वोल्ट पे आपका करंट आ रहा है 1, तो 1 वोल्ट पे कितना करंट आता 1/20। 1 वोल्ट पे इतना करंट आता तो 100 वोल्ट पे कितना करंट आता, 100 वोल्ट पे कितना करंट आता 1/20 × 100 5 एम्पियर। या सीधा सीधा देखूँ कि यदि आप 20 वोल्ट था 100 अप्लाई कर रहे हो तो 5 गुना आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो जो करंट है वो भी क्या होगा 5 गुना हो जाएगा। लीनियर के केस में यही होता है, मैंने पढ़ा था यदि आप इनपुट में कोई इम्पैक्ट कर रहे हो, किसी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो आउटपुट में भी यदि सेम रिफ्लेक्ट होता है, आपको उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर यदि आपको आउटपुट मिलता है तो वह एक लीनियर नेटवर्क होता है। तो मैंने वही तो यूज में लिया है यहाँ पे, ये पूरा नेटवर्क क्या था, ये एक लीनियर नेटवर्क था, सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए थे और ये मुझे एक एनर्जी सोर्स दिया था। तो मैंने चेक किया कि 20 वोल्ट पे आपका 1 एम्पियर था, 1 पे होगा 1/20 एम्पियर, तो 100 वोल्ट पे ये कितना आएगा, ये 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो जो आपका आंसर था जो आई पूछा गया था 100 वोल्ट पे वो क्या आ जाएगा दोस्तों 5 एम्पियर, ये आपका रिजल्ट होगा। तो इस तरह मैं लीनियरिटी लगा के भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, लीनियर रिलेशन लगा के मैं भी किसी को की, मुझे पता है V जो है वो लीनियर रिलेशन के लिए क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू I आपका आता है। यदि कोई नेटवर्क लीनियर है तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और V ये होगा तो V = R × I में लिख सकता हूँ कि किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई यदि होगा, इनपुट में आप कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आउटपुट भी क्या होगा आपका किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसी कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये लीनियरिटी इसको बोलते हैं, या मैं इसको लीनियरिटी थ्योरम मैं इसको कह सकता हूँ, ये एक लीनियर थ्योरम कहलाती है कि यदि आपका कोई करंट है या कोई वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको कोई उसकी पर्टिकुलर करंट आपको मिल रहा है उस वोल्टेज सोर्स पर, यदि आप इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, यदि आप इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो उसी सेम फैक्टर से आपका करंट भी डिवाइड हो जाएगा, और ये हर ब्रांच में होगा। ये जरूरी नहीं है इसी ब्रांच की बात करें, इस ब्रांच में करंट पूछता या इस ब्रांच में पूछता या इस ब्रांच में किसी भी ब्रांच में करंट पूछता, ये जो इम्पैक्ट है जो इनपुट में आप चेंज करोगे वो इम्पैक्ट आपका हर ब्रांच पे पड़ेगा, हर ब्रांच का जो करंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह मैं इस लीनियर नेटवर्क को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मैं इस तरह इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों।